नमस्कार दोस्तों, क्विज 247 के जीके सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का सेट नंबर 48 सेट ऑलरेडी हो चुका है। आप इनका प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जहाँ पे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। आते ही क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फीमर हड्डी कहाँ पाया जाता है? फीमर हड्डी कहाँ पाया जाता है? फीमर हड्डी का नाम है। ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क, जांग, फेफड़ा और नन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका जवाब आपको पता होता है तो कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या फिर डी लिखकर इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है मेरे फ्रेंड्स बी, जांग में पाया जाता है। तो फीमर जो हमारे शरीर में, मानव शरीर में जांग में पाया जाता है और शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? जांग में बोलेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? दैट इज व्हाट? फीमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दोस्तों, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन पे दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं क्विज 742। ये आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल का लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन करके इसका लिंक, इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, जहाँ आपको आंसर के साथ दिया जाएगा। लेकिन डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो शरीर में तांबे की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? शरीर में तांबे की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? न्यूट्रोपेनिया, कैंसर, विल्सन और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब मेरे फ्रेंड्स विल्सन, सी इसका सही जवाब है। अच्छा, विल्सन रोग में होता क्या है? विल्सन रोग में जो शरीर में विभिन्न पार्ट हैं, विभिन्न अंग हैं, उसमें तांबे की अधिकता बढ़ जाती है। और मोस्टली ये होते हैं, ज़्यादातर 12 से 23 साल के उम्र के जो युवक होते हैं या बच्चे होते हैं 12 साल वाले, उनमें जो एज रेंज है 12 से 23 साल के एज में ये देखा जाता है, ये विल्सन बीमारी। इसमें क्या होता है कि बॉडी में सूजन आ जाता है, मतलब बॉडी हल्के स्वेल हो जाती है और थकान होता है और पेट का दर्द भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जहर बनाने में प्रयुक्त होता है। जहर बनाने में प्रयुक्त होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, टिन 2 क्लोराइड, सिल्वर ऑक्साइड। इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्त? इसका सही जवाब है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। दैट इज व्हाट? आंसर इज ए। देखो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है HgO। Hg से मरकरी होता है और O से ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो पहले देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। कीटों का अध्ययन कहलाता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्या होता है? माइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इंटोमोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखो, माइकोलॉजी जो है इसको बोलते हैं फंगस का जो अध्ययन होता है, जिसको हम लोग कवक का अध्ययन बोलते हैं, फंगी। ठीक है, कवक के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग माइकोलॉजी। क्लियर है? एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो होता है ह्यूमन बीइंग के अध्ययन को बोलते हैं। जो मानव शरीर होता है, मानव के बारे में, इनके अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और इंटोमोलॉजी जो होता है ये होता है कीटों का अध्ययन। तो सी इसका सही जवाब था। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप जब भी हमारा वीडियो देखते होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूं आप नोट डाउन ज़रूर कर लेते होंगे, ताकि कहाँ कौन सा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा टकरा जाए कहना मुश्किल है। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और कैल्शियम। आपको बताना है इनमें से दंत इनामेल को कठोर बनाने में किसका इस्तेमाल होता है। तो इसका सही जवाब है वो है फ्लोरीन, सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी दिन व दिन अच्छी होती रही। और आपसे उम्मीद ये भी करते हैं कि आप जब भी आएँ तो कॉपी पेन लेकर ज़रूर आएँ, एक सटीक नोट बनाएं, ताकि ये नोट्स आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। ये मेरी पूरी उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन से आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चेंज किस खेल में प्रयुक्त होता है? चेंज एक शब्द है, वर्ड है चेंज। ये किस खेल में प्रयुक्त होता है? कुश्ती, खो खो,
कबड्डी और बैडमिंटन, आपको बताना है कि चेंज शब्द किस खेल में प्रयोग होता है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है खो खो। बी इसका सही जवाब था। अच्छा, खो खो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खो खो खेल जो है ये भारत में ही फेमस हुआ, भारत में इसकी खोज हुई। और भारत में कौन सा राज्य ने खोजा? वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले 1914 ईस्वी में खो खो खेला गया था। महाराष्ट्र में सबसे पहले 1914 ईस्वी में खो खो खेला गया था। और खो खो में खिलाड़ियों की एक टीम की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन हैं? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव। आपको बताना है कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। पीसीएस में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसका सही जवाब है पीवी नरसिम्हा राव। डी इसका सही जवाब है, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बायोलॉजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हट के क्वेश्चन। रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है खोपड़ी, मस्तिष्क, गर्भाशय और हृदय। इसमें से सही जवाब इसका क्या है? इसका सही जवाब है खोपड़ी। खोपड़ी में रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जानते हैं कि खोपड़ी में टोटल अस्थियां कितनी होती है? तो टोटल होती है 28। कितनी अस्थियां होती है खोपड़ी में? 28 अस्थियां होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 11 जुलाई, 12 फरवरी और 9 मई। इनमें से बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई मनाया जाता है। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाते हैं उसका एम क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य ये है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है इस तरह से, उसके वजह से जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जनसंख्या के इंक्रीज होने से जो जो भी प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, जितने सारे इश्यूज हो रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना और उन पे सॉल्यूशन निकालना। इसलिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1989 से मनाया जा रहा है, 1989 से मनाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन फिर से, ये पीसीएस में भी आ चुका है, बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन को और एसएससी में 2 बार पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 1 है, ठीक है। तो स्त्री के गर्भाशय का भार कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि स्त्री के गर्भाशय का भार कितना होता है? 100 ग्राम, 72 ग्राम, 50 ग्राम और 60 ग्राम। देखिए समझिएगा चीज़ों को। कंडीशन 2 हैं। स्त्री जो होती है, महिलाएं जो होती हैं, वो महिला जिन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया है, और वो महिला जो उन्होंने बच्चे को जन्म अब तक नहीं दिया है, चाहे वो लड़की है चाहे वो नहीं जन्म दिया है किसी भी कारण से। इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में स्त्री का जो गर्भाशय होता है उनका भार डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो आप समझिएगा, अगर ऐसा बोला जाए कि बिना वैसी स्त्री या लड़कियों में जो कि अब तक के उन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उस कंडीशन में अगर पूछता है कि गर्भाशय का भार कितना होता है, तो आपको 50 ग्राम इसका आंसर मारना है, यानी सी। और ऐसी स्त्री जो जिनको बच्चा हो चुका है तो उनका गर्भाशय थोड़ा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका भार कितना हो जाता है? 100 ग्राम। क्लियर है? तो इसका ए भी आंसर है और सी भी आंसर है, लेकिन कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। वो महिलाएं जो बच्चे जन्म दे चुकी हैं उनके गर्भाशय का भार 100 ग्राम, वो महिलाएं फीमेल जो बच्चे नहीं जन्म दिए, लड़की हैं, कुछ भी ऐसा कंडीशन है, तो उनका जो गर्भाशय का भार होगा वो होगा 50 ग्राम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। दोस्तों उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लाइन पे लिंक दिया गया है, आप क्लिक कीजिएगा, आपको सीधा टेलीग्राम पे ले जाएगा और ज्वाइन करा देगा, ठीक है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? समझिएगा, यहाँ पे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? अगर भारतीय गवर्नर का वर्ड यूज़ किया गया, इसके पहले कोई और गवर्नर रहे होंगे, है ना, अदर कंट्री के, तो वो थे ब्रिटिश के, ब्रिटेन के थे, तो वो ब्रिटिश गवर्नर थे, ठीक है। तो क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, एमएस गिल, नानाजी देशमुख और पीसी भट्टाचार्य। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है सीडी देशमुख। क्या नाम है? सीडी देशमुख। अच्छा, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसके तहत हुई थी? वो हुई थी आरबीआई एक्ट 1934। 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को, फिर समझिएगा, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये मुझे पूछा गया था आईपीएस पीओ के मेंस में कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत हुई थी, तो वो था आरबीआई एक्ट 1934। ऑप्शन में 35 भी डाल देगा, ठीक है। दूसरी बात, जो पहला इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता। लेकिन 1937 की बात है, 1937 है, उसमें उसका जो हेडक्वार्टर था आरबीआई का वो बदल कर दिया गया कहाँ? मुंबई कर दिया गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, तो आंसर विल बी कोलकाता या कलकत्ता। पहले कलकत्ता बोलते थे, अब कोलकाता हो गया। और दूसरी बात कि कब ट्रांसफ़र हुआ, तो 1937 में। अच्छा, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सबसे पहले उनका नाम था ओसबर्न स्मिथ, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नर थे, क्योंकि उसमें भारत क्या था? गुलाम था जब आरबीआई की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और जान लेते हैं इसमें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वो हुआ 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हो गया। तो ये था आरबीआई के बारे में डिटेल। तो इसका सही जवाब क्या था मेरे फ्रेंड? वो था ए, दैट इज सीडी देशमुख, पहले भारतीय गवर्नर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन फिर से हैं। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? बहुत बड़े क्वेश्चन। अच्छा, ये ओपेक है क्या? ओपेक है, फुल फॉर्म इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, किसका? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो कंट्रीज पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में ओपेक। क्लियर हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, OPEC, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ओपेक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में। तो इसका सही जवाब कहाँ क्या है? बी। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? वो हुई थी बगदाद में। कहाँ पे हुई थी? ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। बगदाद, ये कहाँ? इराक की कैपिटल है बगदाद। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। और वहीं पर इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। इसमें 13 मेंबर है, 13 देश हैं टोटल सदस्य जो हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? वो है वियना, ऑस्ट्रिया में है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका सही जवाब क्या था फ्रेंड्स? बी। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोग से कमेंट में लेना चाहता हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। जब हम लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो मैं क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं बता के जो भी जुड़ी एक इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी बता देता हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये सही है आप लोगों के लिए, आप लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है, जानना तो ज़रूरी है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के आप याद नहीं रख सकते चीज़ों को, और एक्स्ट्रा नॉलेज से कुछ हानि भी नहीं होता है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये चीज़ आप लोग सहमत, कितने % सहमत हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? मंत्रिमंडल, राज्यसभा, न्यायपालिका और संविधान। इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड? उसका सही जवाब है डी, दैट इज व्हाट? संविधान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन दिया गया क्या क्या आपको? ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, संतोष यादव, विछेंद्री पाल और आरती साहा। इसका सही जवाब क्या है? विछेंद्री पाल। सी इसका सही जवाब जाएगा, सी को जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों। इसका PDF जाए तो आपको कमेंट टेलीग्राम में आप ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पहले लाइन पे, वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पे और इसका PDF विद आंसर मिल जाएगा। लेकिन डिटेल के लिए आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कुचिपुड़ी कई बार 10 टाइम्स एग्जाम में आ चुका होगा, बहुत जगह मैंने इस क्वेश्चन को देखा। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। इसका सही जवाब मेरे फ्रेंड आंध्र प्रदेश, बी इसका सही जवाब है। दोस्तों आप लोग से छोटा सा नंबर निवेदन है, आप लोग चैनल पे नए हैं या फिर वीडियोस आप देख रहे हैं, नोटिफिकेशन भी नहीं जा रहा क्योंकि आपके ब्राउज़र में आ रहा है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें,
ताकि वीडियो जो आते हैं, वीक में 4 वीडियोस आती हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इस तरह से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते रहेंगे। अभी और भी सारी चीज़ें आने वाली हैं, और भी सर को हम लोग हायर कर रहे हैं ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल डिस्कस कर सकें, है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट से भी आएंगे। अभी हम लोग जीके से स्टार्ट किए, मैथ्स के एक से एक लॉजिक और कंसेप्ट बताए जाएंगे। तो पूरा कंप्लीट पैकेज यहाँ बनने वाले हो आप, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ऑल नोटिफिकेशन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वैसे जीके मैं ही पढ़ाऊंगा। WTO का गठन कब हुआ था? WTO का गठन कब हुआ था? दैट इज व्हाट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO विश्व व्यापार संगठन, समझ गए? WTO क्या? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है फुल फॉर्म? तो वही पूछ रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1995 में। चलिए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका रोल क्या है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है ये बिजनेस यानी व्यापार के संबंधित जितने भी नियम होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, बिजनेस रूल्स जिसको बोलते हो, ये बनाना WTA का काम है। तो इंटरनेशनल का ये है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बिजनेस रूल्स होते हैं, जो व्यापार के नियम होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बनाना WTO का काम है। जिसका गठन कब हुआ था? वो था 1 जनवरी 1995 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है जेनेवा। जेनेवा। अच्छा, हम एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पूरा हेडक्वार्टर पे बनाएंगे वीडियो कंसेप्ट के साथ। और ये जेनेवा कहाँ पे है? ये है स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका काम क्या है? इसका काम है बिजनेस रूल्स को बनाना, यानी व्यापार के जो नियम है उनको बनाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो थी 1 जनवरी 1995। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक कुक, रॉबर्ट पियरे, रोआल अमुंडसन और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रॉबर्ट पियरे। बी को जाता है, ठीक है। रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। अच्छा, उत्तरी ध्रुव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो उत्तरी ध्रुव क्या है? यह है हमारा पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, यह है ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। तो जो सबसे आखिरी बिंदु उत्तर का है ना, इसी को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। समझ गए चीज़ों को? तो उत्तरी ध्रुव जो पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है ना, तो यहीं पे घूमती है। पृथ्वी जो अपने धुरी पे घूमती है, इसी पॉइंट पे घूमती है। और ये प्लेस कहाँ पे है? ये प्लेस है आर्कटिक महासागर में। कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर में। समझिएगा, उत्तरी ध्रुव कहाँ है पूछा जा सकता है। इसका जवाब क्या है? आर्कटिक महासागर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने तो सूर्य निकलता ही नहीं है, मतलब दिखता ही नहीं है, सूर्य चमकता ही नहीं यहाँ पे। तो 6 महीने यहाँ पे सूर्य चमकता है, 6 महीना सूर्य यहाँ पे नहीं चमकता है। और ये कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर में है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे, यानी बी इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हरे पौधे में कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? हरे पौधे में कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16, 12, 20 और 15। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 16। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करना ना दोस्त भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे अपना फीडबैक। कोर्स किस खेल के परिसर का नाम है? कोर्स किस खेल के परिसर का नाम है? टेबल टेनिस, गोल्फ, आइस हॉकी और बैडमिंटन। इसका सही जवाब क्या मेरे फ्रेंड? इसका सही जवाब है बी, दैट इज व्हाट? गोल्फ। बी इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत बड़े क्वेश्चन। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, आंत, फेफड़ा और अमाशय। आपको जवाब देना है कि टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आंत। अच्छा चलो टाइफाइड के बारे में थोड़ा जानते हैं। टाइफाइड जो है एक जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु से होता है, जो दूषित पानी या दूषित भोजन खाने के थ्रू होता है। कि अगर आप गंदा भोजन खा रहे हैं या गंदा पानी पी रहे हैं, बहुत दिनों का पानी पी रहे हैं, तो उसमें एक जीवाणु है, उसका नाम मैं बताता हूँ अभी क्या है, पहले सुन लीजिए पहले। तो उसमें एक जीवाणु पैदा हो जाता है या कहीं से आ गया उसमें, तो अगर वो आपके बॉडी में चला गया तो आपके आंत में जाके वो इन्फेक्शन बनाता है। ठीक है, इसी से टाइफाइड होती है, जिससे बहुत ही तेज़ बुखार, पेट में दर्द होता है। क्लियर है? तो चलिए, तो टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? उसका नाम है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, उसका नाम देखिएगा, उसका नाम है साल्मोनेला। क्या नाम है? साल्मोनेला
टाइफी, टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है जिससे टाइफाइड की बीमारी होती है। अगर आप कोई खाना खा रहे हैं, अगर आप कोई खाना खा रहे हैं, ठीक है, या पानी पी रहे हैं और उसमें अगर ये जीवाणु, समझिएगा, अगर वो जीवाणु टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, अगर ये जीवाणु साल्मोनेला टाइफी अगर उसमें प्रेजेंट है, वो पानी अगर आपके पेट में चला गया या वो खाना आपके पेट में चला गया तो आंत में इन्फेक्शन बनाएगा और उससे आपको हो जाएगा टाइफाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। उगता हुआ सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगता हुआ सूरज किसे कहा जाता है? किस देश? तो ऑप्शन है ताइवान, सिंगापुर, जापान और जर्मनी। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जापान। ये बहुत क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, अक्सर पूछा गया, बहुत लोग 10 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट था, हमने डाल दिया। अच्छा, जापान के बारे में थोड़ा जानते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? वो है टोक्यो, टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? वो है येन। जापान करेंसी क्या है? येन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है हॉकी, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है, फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और इसका सही जवाब क्या है? साउथ अफ्रीका, भारत, ब्राजील और इटली। इसका सही जवाब क्या है? ब्राजील। दोस्तों आपको टास्क में दे रहा हूँ, आप बताएंगे कि कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक आता है? भारत का कौन सा रैंक आता है कॉफी के उत्पादन में? ब्राजील फर्स्ट पे है, भारत कौन से देश पे है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 और आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है। पौधे में मुरझान किसकी अधिकता से होती है? पौधा जो मुरझाता है वो किस चीज़ की अधिकता से होती है? उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण। आपको बताना है इनमें से पौधे में मुरझान किसकी अधिकता से होती है। इसका सही जवाब क्या फ्रेंड? वो है वाष्पोत्सर्जन, दैट इज व्हाट? बी। बी इसका सही जवाब है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र है, फिर से क्वेश्चन आ गया, वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र है मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और पोटोमीटर। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पोटोमीटर, डी इसका सही जवाब है। अच्छा, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? इससे नापते हैं हम लोग प्रेशर, दाब नापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से, इससे भी दाब मापते हैं लेकिन वायुमंडलीय दाब मापते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। मैनोमीटर से दाब और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? इससे किसी चीज़ का सापेक्षिक घनत्व या फिर गुरुत्वाकर्षण नापते हैं। क्लियर है? फिर से बताता हूँ। मैनोमीटर से दाब मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, हाइड्रोमीटर से किसी भी चीज़ का सापेक्षिक घनत्व या फिर गुरुत्वाकर्षण बल नापते हैं। अच्छा, इसका यूज़ आर्किमिडीज सिद्धांत में भी होता है हाइड्रोमीटर का। और पेट्रोमीटर से वाष्पोत्सर्जन मापते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जैसे सप्ताह में हम 4 वीडियो डालते हैं, ठीक है। कल नहीं डाल पाया, लाइट का थोड़ा इशू हो गया था तूफान आने की वजह से, तो कोई बात नहीं, कल मैं फिर डालूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लियर कर दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपकी तैयारी, आपका सफलता हमारा लक्ष्य है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सफलता में खरा उतरूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।